मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि भारत में वरीयता अनुक्रम के संबंध में अधिसूचना कब जारी की गई थी? 26 जुलाई 1979। ठीक है, 26 जुलाई 1979 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किन किन कारणों से होता है? दो कारण है, बता देना है। घूर्णन और परिक्रमण। नहीं, एक तो पृथ्वी का झुकाव हो जाएगा अपने अक्ष पे, और दूसरा हो जाएगा परिक्रमण। परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर लगाता है ना, परिक्रमण, इसके वजह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो दो हो जाएगा, एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव और एक परिक्रमण हो जाएगा। अगर बताना है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर दिन और रात और दिन और रात का छोटा बड़ा होना, ये किसके वजह से होता है? परिभ्रमण हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर परिभ्रमण हो जाएगा। इसको अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण हो जाता है, जिसको दैनिक गति बोला जाता है। आगे बताना है कि राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड हो जाएगा। तो बताना कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। तो बताना राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि बेबर और डहिया कहाँ का स्थानांतरित कृषि का नाम है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और बताना है कि आंध्र प्रदेश का स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? पोंडू। ठीक है, पोंडू हो जाएगा। और बताना है केरल का स्थानांतरित कृषि का नाम? कुमारी हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि मनोरंजन कर, बिक्री कर और सेवा कर, ये कैसे कर के उदाहरण है? ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हो जाएगा। वही निगम कर, निगम का प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। और संपत्ति पे कर, ठीक है, ये भी प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अब बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है ना, वो राज्य द्वारा शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक लगाता है? आर्टिकल 28। ठीक है, आर्टिकल 28 जो कहता है ना कि कोई भी राज्य है वो अपने शिक्षण संस्थान में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं देगा, ये आर्टिकल 28 उस पर प्रतिबंध लगाता है। आगे बताना है कि बंगाल में इजारेदारी प्रथा, जिसको बोला जाता है इजारेदारी प्रथा, जो था ना 5 वर्ष के लिए एक नीलामी व्यवस्था था। तो ये क्वेश्चन है कि बंगाल में इजारेदारी प्रथा जो था ना, इसको कौन लागू किया था? वारेंग हेस्टिंग्स। हाँ, वारेंग हेस्टिंग्स लागू किया था। 1793 में। ठीक है, 1772 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन था कि बंगाल में इजारेदारी प्रथा कौन लागू किया था और कब लागू किया था? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1772 में वारेंग हेस्टिंग्स हो जाएगा। आगे बताना है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान पानी बरसात कम होता है, मात्र 10% होता है ग्रीष्म ऋतु में, जो कि अप्रैल से जून के बीच में। तो ये जो वर्षा कम होता है तो मात्र 10% होता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको न्यू माने प्री मानसून के नाम से जाना जाता है। है। तो बताना कि ये जो प्री मानसून है, ये अलग अलग राज्यों के लिए लाभदायक होता है, तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बताना है कि इसको एथी में असम में किस नाम से जाना जाता है? चाय वर्षा। ठीक है, चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। और वो कर्नाटक में कॉफी वर्षा। ठीक है, कॉफी वर्षा और एक नाम से जाना जाता है। इसको चेरी ब्लॉसम। ठीक है, चेरी ब्लॉसम वर्षा के नाम से। कर्नाटक में कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम वर्षा के दोनों के नाम से जाना जाता है। और वही केरल में पूछेगा तो आम्र वर्षा। और वो पश्चिम बंगाल में पूछेगा तो ठीक है, काल बैसाखी, इसी को नार्वेस्टर भी बोला जाता है। आगे बताना है कि कौन से 4 गो कंट्री है ना जिनको एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम। सिंगापुर। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर और थाईलैंड, 4 गो ऐसा कंट्री है जिनको एशिया का टाइगर कंट्री बोला जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। अगर बताना है कि एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? ठीक है, नीलमा संजीव रेड्डी है। ये कितने नंबर के थे? 6 नंबर के थे। बताना कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने थे? ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। बताना है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे ना जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुके थे? ठीक है, नीलमा संजीव रेड्डी ही थे। आगे बताना है कि एकमात्र राष्ट्रपति के नाम बताना है ना जिनके निर्वाचन में दोहरी चरण की मतगणना करना पड़ा था? ठीक है, बीबी गिरी। और क्वेश्चन पूछा कि भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? बीबी गिरी थे। तो बताना है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति भारत के कौन थे? ठीक है, के.आर. नारायण। कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 10 नंबर। और 10 नंबर के। ठीक है, आगे बताना है कि अकबर का पहला सैन्य अभियान कब और किसके विरुद्ध था? इसका था 1561 में। 61 हाँ। और ये था मालवा के विरुद्ध था। तो मालवा के शासक उस टाइम कौन था? बाज बहादुर था। और वही पूछ देगा अकबर का अंतिम अभियान कब और किसके विरुद्ध था? तो असीरगढ़। 1601 में मीरन बहादुर। ठीक है, अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ हो जाएगा और 1601 में किया था, और वहाँ का शासक मीरन बहादुर था। आगे बताना है कि
अकबर जो है ना वो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब? 63 में 1563 हो जाएगा। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया गया था? 1563 तो 1563 में। अगर क्वेश्चन पूछेगा अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? 1564 में। अगर क्वेश्चन पूछेगा अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा कब किया गया था? 1575 नहीं, इबादत खाना कहेगा तो 75 और मजहर कहेगा तो 1579 1579। ठीक है, तो बताना कि जो अकबर 1564 में जजिया कर खत्म किया था तो इसको दोबारा से लागू कौन किया था? औरंगजेब। औरंगजेब लागू किया था कब? 79 में। ठीक है, 1679 में लागू किया था औरंगजेब। आगे बताना है कि दो पहाड़ी बताना है किस राज्य का है। एक है अबोर और मिसमी, ये दोनों पहाड़ी किस राज्य की है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की है। और पूछेगा कार्बी ओंगलांग और मिकिर की पहाड़ी, ये किस राज्य का है? हाँ, ये असम का हो जाएगा। अगर मिसमी और अबोर की पहाड़ी कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, और मिकिर और कार्बी ओंगलांग की पहाड़ी कहेगा तो असम हो जाएगा इसका आंसर। बताना है कि एक भाषा है किस राज्य में बोला जाता है? लुसाई भाषा। ठीक है, मिजोरम का भाषा है। बताना है कि पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का है? असम में। ठीक है, असम का है। बताना है कि नारंग कप किस खेल से संबंधित है? नारंग बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है नारंग कप। बताना है कि सुधीरमन कप और रहीमतुल्ला कप, ये दोनों कप किससे संबंधित है? ठीक है, ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है, सुधीरमन कप और रहीमतुल्ला कप। बताना है कि डेविस कप, लावेर कप और हाफमैन कप, ये किससे संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, टेनिस से हो जाएगा। डेविस कप, लावेर कप और हाफमैन कप, ये टेनिस से संबंधित हो जाएगा। बताना है कि किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर देना राष्ट्रपति के कौन से क्षमादान के अंतर्गत आता है? विराम। ठीक है, विराम के अंतर्गत आता है। जिससे इससे एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे गर्भवती कोई महिला होती है तो उसको फांसी से रोक दिया जाता है, ये विराम की वजह से ही होता है। ये राष्ट्रपति के विराम के क्षमादान के अंतर्गत आ जाता है। आगे बताना है कि अगर मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है तो ये राष्ट्रपति का कौन सा क्षमादान है? प्रविलंबन। ठीक है, प्रविलंबन हो जाएगा। बताना कि कुछ रचना है, बताना किसका है? मंगलसूत्र और कलम का सिपाही, ये दोनों रचना किसका है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का हो जाएगा। और गोदान, गबन, करम भूमि, रंग भूमि, इनका भी है मुंशी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का ही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि कलम का जादूगर किसको बोला जाता है? कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी, ये उनका मतलब कृति था कलम का जादूगर का, रामवृक्ष बेनीपुरी का था। बताना है कि हु लिव्स इन इंडिया डाइज, एक पंक्ति है, हु लिव्स इन इंडिया डाइज, ये पंक्ति किसका है? ठीक है, जेल नेहरू का हो जाएगा। और वही पूछेगा कि एक बुक है बंच ऑफ लेटर, ये पुस्तक किसका है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का ही हो जाएगा बंच ऑफ लेटर। बताना है कि गोलोक पर दाब कटिबंधों की संख्या कितना है? 7 गो है। ठीक है, 7 गो है। और पूछेगा ताप कटिबंधों की संख्या 3 गो। ठीक है, 3 गो हो जाएगा। बताना कि एक सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है किस राज्य में? यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है, बताना किस राज्य का है? जैसे कि बखीरा, पटना, संडी और समसपुर, ये सब उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सब उत्तर प्रदेश को हो जाएंगे। बखीरा, पटना, संडी, समसपुर। अगर बताना है कि निछालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी होता है। निछालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी मिट्टी होता है? तो लेटराइट मिट्टी। बताना कि लेटराइट मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? मखरैला मिट्टी। ठीक है, मखरैला मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताया था? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में बिताए थे गौतम बुद्ध अपना अंतिम वर्षा ऋतु। बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? सर्वाहारी। ठीक है, जो सर्वाहारी होता है ना वो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करते हैं। बताना है कि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता था? 1/11%। हाँ, 1/11 मिलता था, लगभग 11%, और उनको दे देना होता 99%, 89% उनको दे देना होता। ठीक है। बताना है कि जो अस्थायी बंदोबस्त है इसको कौन मतलब शुरू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त बोला है ना? ये है। हाँ, अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, इसको कैसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी बंदोबस्त के ना जमींदारी बोला जाता है। जमींदारी, ठीक है। तो इसको कौन से शुरू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस। कर्नवालिस शुरू किया था कब? ये 1793 93 में। ठीक है, 1793 में शुरू किया था। बताना है कि बिहार में पंचायती निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? 2006। ठीक है, 2006 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जो मुखिया और उप मुखिया होते हैं ना
ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? जिला विकास पंचायत पदाधिकारी को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देते हैं। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र देते हैं। और वही पूछ देगा क्वेश्चन कि सरपंच जो होते हैं अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? बीडीओ को। ठीक है, बीडीओ को देते हैं, प्रखंड प्रखंड विकास पदाधिकारी। अधिकारी को देते हैं। ठीक है, बीडीओ को देते हैं। बताना है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसको IRDA बोला जाता है, इसका स्थापना कब हुआ और इसका 1999 और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद। ठीक है, 1999 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। बताना है कि अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? इरिदा। इरिदा। तो IRDA ही हो जाएगा इसका आंसर। भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च संस्था कौन है? तो IRDA ही हो जाएगा इसका आंसर। अगर बताना है कि एक मिलाम ग्लेशियर है, हिमनद है मिलाम, तो किस राज्य का है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का हो जाएगा। बताना है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर था। अगर वही पूछ दे कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़ रहा था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला, मीर जाफर। शाह आलम द्वितीय थे। हाँ ठीक है, मतलब इधर से एक तरफ से लड़ रहे थे लोग मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सेनापति थे शाह आलम द्वितीय, और उधर से अंग्रेजी तरफ से लड़ रहा था हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में हो रहा था। ठीक है, आगे बताना है कि किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे नामों का उजागर किया है? पीर अली। ठीक है, अहमद। पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएगा। ये जो थे ना चंपारण के किसानों को दुखी आत्मा और दुखी हृदय कह के उनके उजागर किए थे, तो पीर मोहम्मद मुनीस। आगे बताना है कि अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र मंत्रिमंडल में कितने ऐसे विभाग थे ना जो कि समान रह गए थे, उनके मंत्री चेंज नहीं हुए थे? 5 विभाग था जो कि सेम थे। आगे बताना है कि 1857 के विद्रोह का कौन सा 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग प्रभावित नहीं हुआ? मुंगेर। ठीक है, मुंगेर हो जाएगा इसका आंसर। अब बताना कि नौ बोधवान के नाम से किसे जाना जाता है? अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है नौ बोधवान के नाम से। बताना है कि ध्वनि की प्रबलता और उसकी मृदुता, माने कितना जोर से बोल रहा है कितना धीरे से बोल रहा है, इसको मतलब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आयाम का। ठीक है, क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता और उसका मृदुता किससे मापा जाता है? तो आयाम से हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना है कि मक्का कैसा फसल है? खरीफ, रबी? खरीफ। तो ये खरीफ फसल हो जाएगा मक्का। और बताना कि जो अभी सुनीता विलियमसन अंतरिक्ष से आई है तो वो वहाँ पे कितने दिनों तक रह कर रही है? 286। ठीक है, 286 दिन वहाँ पे रह के आई थी। बंद कर दीजिए।